वेलकम टू यूनिक सिग्मा कोचिंग सेंटर। आज फिर से सभी विद्यार्थियों का मेरे सेंटर में स्वागत है और मैं आज 9वीं वर्ग की हिंदी के पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के विषय में चर्चा करने वाला हूं। कुछ बच्चों ने कहा कि लेखक के विषय में भी कुछ बातें बताई जाए, इसलिए मैंने लेखक के विषय में भी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म, यह पाठ जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिला जो कि बिहार में स्थित है, ये जीरादेई नामक गांव में हुआ था। जो दूसरे प्रश्न का तीसरा सी नंबर ऑप्शन है, वे उनके पिता संस्कृत और फारसी के विद्वान थे, जिनका नाम महादेव सहाय जी था। यहाँ देखिए कितनी अच्छी बात है कि जो व्यक्ति संस्कृत का विद्वान है, उसने फारसी की भी पूरी ज्ञान अर्जन की है। इसके अलावा महादेव सहाय मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आए। उन्नीस सौ 2 ईस्वी में जब पिता इतना ज्ञानी था और विद्वान था, तो वह अपने बेटे को भी पूरे ज्ञानी और विद्वान बनाने का पूरा प्रयत्न किए होंगे, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। राजेंद्र प्रसाद उस समय के बहुत ही विद्वान व्यक्तियों में थे। इनकी जीवनी जो है अत्यंत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी महारत हासिल की थी, तभी तो देश के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। देश की आजादी में भी इनकी पूरी योगदान रही है, और बाद में इन्होंने लेखन विद्या को भी पूर्ण किया है। इन्होंने जो यह पाठ लिखा है, यह हर दृष्टिकोण से सभी विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, भारत में जीने वाले हर नागरिक के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण पाठ है। मुझे आशा है कि आप इन सभी पाठों को, इन सभी प्रश्नों को देखकर अपनी नोटबुक में उतारिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। इतने दिग्गज महापुरुष की मृत्यु जो है 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हो गई। इन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारे कार्य किए। देश के हित के लिए हमेशा तत्पर रहे। अब यह जो पाठ है, इसके विषय में कुछ चर्चा है कि नालंदा विश्वविद्यालय एशिया का चैतन्य केंद्र कब तक, कितने वर्षों तक बना रहा? 600 वर्षों तक। मगध की प्राचीन राजधानी का क्या नाम था?
व्यवहार। मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार 5 पर्वतों के मध्य में किस नामक स्थान में बसी हुई थी? गिरिव्रज या राजगिरी में बसी हुई थी। महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वास किया था? 14 वर्षों का। तारानाथ किस विषय के लेखक थे? इतिहास के। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो पाठ के साथ दिया गया है। पहला सवाल है, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय पूरी दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय सर्वोच्च विश्वविद्यालय था। तो जाहिर सी बात है कि पूरे विश्व भर के लगभग विद्यार्थी और शिक्षक इस विद्यालय से जुड़े हुए होंगे। तभी तो इस विद्यालय की गौरव गाथा इतनी अतुलनीय रही है। और इस आंसर में आपको इस प्रश्न से संबंधित हर संतोषजनक वाक्य मिलेंगे और मुझे आशा है कि आप इन्हें लिख करके फेर में उतार कर याद रखने का प्रयास भी जरूर कीजिएगा और जो हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति है उसे पहचान पाइएगा कि हम बहुत पहले से ही ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय रहे हैं और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए हमें भी आज भी अपने ज्ञान और शिक्षा को बरकरार रखना होगा और मेहनत करना होगा कि जो हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति है उसे हम लोग अपने कर्मों के द्वारा बरकरार रख सके। और दूसरी प्रश्न यहाँ पर है कि मगध की राजधानी का क्या नाम था और वह कहाँ अवस्थित थी, जिसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? आम्रवन, आम का वन था उस समय। आम बहुत ही प्राचीन फल है और आज भी हमारे देश में फलों का राजा आम को ही माना जाता है। महावीर और मैथिली पुत्र गोसाल की भेंट किस ग्राम में हुई? जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मैथिली पुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। महावीर ने नालंदा में कितने दिनों तक वर्षावास किया? 14 वर्षों तक। तारानाथ कौन थे? इतिहास के एक लेखक थे। इन्होंने नालंदा को सारिपुत्र की जन्मभूमि बताई है। जीवंत विद्यापीठ, जीवंत मतलब जिंदा, जीवित विद्यापीठ, विद्या की एक विद्यादायनी भूमि, विद्या देने वाली एक अद्भुत भूमि गुप्त काल में विकसित हुई। फैहान चीनी यात्री था जो 14वीं सदी में आया था। हर्षवर्धन के समय में युआन चांग नामक चीनी यात्री भारत में आया था। नालंदा के नामकरण के बारे में चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर बताया था? इस आंसर में आपको बताया गया है कि नालंदा का नाम नालंदा कैसे पड़ा? न अल दा, जिसका अर्थ होता है कि
यहाँ पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी ज्ञान को लेकर के। लेकिन सच्चाई यहाँ पे यह है कि सच में ज्ञान वह क्षेत्र है जिसमें लेने वाले और देने वाले को तृप्ति नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होता है कि वह कितना ले लिया और कितना दे दिया। अर्थात ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान अनंत है। इसी के आधार पर नालंदा का नाम नालंदा रखा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की जन्म के विषय पे इस प्रश्न में चर्चा किया गया है। यशोवर्मन ने लेख में क्या वर्णित किया गया था, यहाँ तो सभी आंसर बिल्कुल स्पष्ट और सरल भाषाओं में लिखे गए हैं। हमें ऐसा है कि आप आसानी से इसे समझ सकते हैं, और यदि आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तब आपको यह प्रश्न और भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। और यदि इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस शब्द को कमेंट में लिखें, उसके अर्थ को कमेंट में जरूर बताया जाएगा। अगला प्रश्न, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक ताम्रपुत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। यहाँ ताम्रपत्र होगा, गलती से ताम्रपुत्र लिखा गया है, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ताम्रपत्र, तांबे के पत्र पर लिखी हुई बातें ताम्रपत्र कहलाती हैं। स्मारक का मतलब हुआ कि बड़ा बड़ा चबूतरा बनवा करके उस पर खुदवा दिया जाता था, उसको शिल्पकार के माध्यम से उसको लिखवा दिया जाता था उस पर, उसके चबूतरे को, उसके दीवालों को काटकर। इससे ज्ञात होता है कि सवर्ण दी सुमात्रा जो श्रीलंका में है, सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेज कर यह प्रार्थना की कि उनकी और ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। इस प्रकार योदित के सम्राट बालपुत्र ने नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया। दान के भूमि से नालंदा की शुरुआत हुई और धीरे धीरे नालंदा में बहुत विकास हुआ और 5 विषयों की पढ़ाई जो है पूर्ण रूप से की जाने लगी। जो 5 विषय आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बताना है कि उस समय कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने नालंदा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और नालंदा की उन्नति में अपना पूर्ण योगदान दिया। शैलभद्र से युआंग चांग, जिसे फेन सांग भी कहा जाता है, की बातचीत हुई थी। क्या बातचीत हुई थी? तो जब युआन चांग नालंदा से विदा लेने लगे तब शैलभद्र तथा अन्य भिक्षुओं ने उनसे नालंदा में रहने का अनुरोध किया। युआन चांग ने उत्तर में यह वचन कहा, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य अपने भाइयों के हित के लिए भगवान के महान धर्म की खोज करना था। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ और मैं अपने देश जाकर इस धर्म के विषय में लोगों को जानकारी दूंगा ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। इस पर शैलभद्र ने कहा, यह उदार विचार तो वैधिस्तो जैसे हैं, मेरा हृदय भी तुम्हारी सदाशाओं का समर्थन करता है। बौद्धिस्थो, यहाँ पे वै की जगह पे बौद्धिस्थो होगा। इस लिखावट में 1-2 गलतियां मिल गई। विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयास का विवरण दीजिए। विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट श्वेंगछन-गप्पो ने 630 ईस्वी में अपने देश भारतीय लिपि
और ज्ञान का प्रचार करने के लिए थोनमी संभोट को नालंदा भेजा, जिन्होंने आचार्य देववीर सिंह के चरणों में बुद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। मतलब विदेशियों ने भी नालंदा से बहुत कुछ सीखा। कैसे सीखा, इन सभी के विषय में यहाँ पर चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न, ज्ञान दान की क्या विशेषता है? ज्ञान दान की विशेषता है कि ज्ञान देने वाले तथा लेने वाले दोनों में से किसी को तृप्ति नहीं होती। इसका प्रमुख कारण यह है कि ज्ञान देने वाले की अभिलाषा जाती नहीं और ज्ञानोपदेश इस प्रकार दूं कि ज्ञान की शिक्षा पाने वाले अधिक से अधिक लाभान्वित हो तथा ज्ञान ग्रहण करने वाले अधिक से अधिक ज्ञान पाने के लिए व्यग्र रहते हैं, क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में अनंत एवं सीमा रहित है। इस कारण दोनों में से किसी को भी तृप्ति नहीं होती। इस तरीके से यह जो पाठ है यह समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आप इसे लिखने समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा।